नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। अपनों के बागी सुर, बिजली संकट पर समाधान कब, बेरोजगारों को रोजगार गारंटी, मानव तस्करी का पर्दाफाश, लंपी के साइड इफेक्ट, प्रबुद्ध जन सम्मेलन का जश्न, गिरफ्त से दूर कोटा का दरिंदा, वाटर सप्लाई पर ब्रेक, बेकाबू टैंकर की जोरदार भिड़ंत और एटीएम लूट की नाकाम कोशिश। और इस वक्त की बड़ी खबर, भरतपुर में एटीएम लूट की कोशिश की गई। सुरंग खोदकर एटीएम में सेंध लगाने की कोशिश की गई। एटीएम को काटकर ले जाने की कोशिश की गई। दुकान के पीछे से सुरंग खोदकर एटीएम में बदमाश घुसे थे। एटीएम बूथ पर लगे सीसीटीवी को तोड़ा, कालिक पोती सुरंग के रास्ते से वापस निकलकर बदमाश भाग गए। कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर स्थित एसबीआई एटीएम का यह मामला है। ये भरतपुर की तस्वीरें हैं और जो बदमाश थे उन्होंने सुरंग खोदकर एटीएम तक पहुंचने की कोशिश की। ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहां से सुरंग खोदी गई और सुरंग के रास्ते से ही वापस निकलकर बदमाश भाग गए। कस्बे के कोसी चौराहे पर एटीएम, हालांकि लूट की कोशिश नाकाम रही। एटीएम को काटने की कोशिश की और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक से बात करते हैं। दीपक, जब ये सुरंग बनाई जा रही थी एटीएम तक पहुंचने के लिए, चूंकि एटीएम पास था तो सुरंग पास ही बनाई गई ताकि वहां तक पहुंचा जा सके, तो क्या ये सुरंग बनाते समय किसी को भनक नहीं लगी कि यहां सुरंग खोदी जा रही है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, इसी बात को लेकर के अब लोगों में चर्चा हो रही है और पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वो बदमाश थे एटीएम के पिछवाड़े से सुरंग बना रहे थे उस दौरान पुलिस कहाँ थी, क्योंकि सुरंग बनाने में एक लंबा वक्त उनको लगा था। एटीएम तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, उसे उखाड़ कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर लोगों को पता चल गया और जब लोगों को पता चला तो पुलिस वहां पर पहुंची तो बदमाश थे वो उसी सुरंग के रास्ते से वापस भाग गए। उन्होंने जो अंदर कैमरे लगे थे एटीएम में उनको तोड़ दिया और 2 कैमरे से उन पर कालिक पोत दी, क्योंकि पूरी तरह से वो एटीएम को उखाड़ कर ले जाने के प्रयास में थे, लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन पुलिस की जो गश्त व्यवस्था थी उस पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस इतनी देर तक कहाँ थी, रात्रि में पुलिस गश्त करती नहीं है। वहां पर कामा कस्बे में पहले भी कई बार चोरी की जो वारदातें हैं वो सामने आई है, तो उसको लेकर के अब आसपास के जो लोग हैं उनमें काफी रोष जो है पुलिस के खिलाफ नजर आ रहा है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है आसिफ कि कल जिस तरह से चोरों ने रात्रि में ये सुरंग बना करके और एटीएम को तोड़ने का अंजाम दिया, तो कल कामा में करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि वहां पर एक मेला हो रहा है, उसका आयोजन है, उसके लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। तो ये भी बड़ा सवाल है कि इतनी पुलिस होने के बावजूद भी वहां पर जो है जो बदमाश हैं वो इस तरह का प्रयास करते हैं और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है आसिफ कि ये जो घटना स्थल है वो महज जो डीएसपी निवास है उससे कुछ ही दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। जी दीपक, वहां पर जो है इतनी। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जैसलमेर के छतरेल से बड़ी खबर, बच्चों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ताला जड़कर स्कूली बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन और ग्रामीण भी बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल है। शिक्षकों के तबादले से नाराज है बच्चे और परिजन। पिछले 1 साल से प्रिंसिपल का पद भी खाली पड़ा है। रिक्त पदों के चलते पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो एक बार फिर से प्रदेश से ऐसी तस्वीरें जहां पर बच्चों ने स्कूल के ऊपर ताला जड़ा। शिक्षकों के तबादले से ये बच्चे नाराज हैं, चाहते हैं कि शिक्षकों का तबादला ना हो। साथ ही साथ इन बच्चों की ये भी मांग है कि इस स्कूल के अंदर कुछ शिक्षकों के पद रिक्त हैं और उन पदों को भरा जाए ताकि इनकी पढ़ाई नियमित हो सके। रिक्त पद होने की वजह से इनके पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है और गांव वाले भी इन बच्चों के साथ स्कूल के बाहर धरने प्रदर्शन में शामिल हैं। फिलहाल स्कूल के गेट पर ताला जड़ा हुआ है और ताला जड़कर ये बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर जैसलमेर से श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो शिक्षक का तबादला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। कितने शिक्षकों का तबादला हुआ है यहां पर और कितने पद खाली हैं? बात करें तो लंबे समय से 9 शिक्षकों के पद रिक्त है, जिनमें एक पद प्रधानाचार्य का था
और अभी 3 शिक्षकों का और तबादला होने की वजह से पढ़ाई जो है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। जो है सीनियर स्कूल है और वहां पर ऑलरेडी जो है 8 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, 9 के पद रिक्त थे। 3 लोगों का और स्थानांतरण होना, बच्चों में काफी रोष है, ग्रामीणों में काफी रोष है और बच्चों ने अब स्कूल पर ताला जड़ दिया है। और अब ताला ना भी जड़े तो ताला तो वैसा ही लगना था, क्योंकि पढ़ाएगा कौन जब शिक्षक ही नहीं होंगे, तो देश के इन नन्हे मुन्ने भविष्यों को आगे पढ़ाएगा कौन। एक तरफ हम जो है शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सीएम से लेकर पीएम तक अपने संबोधनों में महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा को लेकर, बालक बालिकाओं की शिक्षा को लेकर सशक्त होने की बात करते हैं, देश के भविष्य को बढ़ाने की बात करते हैं और विदेशों तक देश की शिक्षा नीति को पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि ग्राउंड पर ये सब बातें केवल जुमला है और यहाँ पर स्थिति बड़ी भयावह है। आप सोचिए 1 साल से 9 पद रिक्त होना, किस तरह विद्यालय चल रहा होगा, जो वहाँ शिक्षक थे उन लोगों की कितनी मेहनत होगी कि वो बच्चे पास हो पाए। और उसके बाद रिजल्ट जो है, सरहदी इलाका है, ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा को अब बढ़ावा देने की जरूरत है और वहाँ पे लगातार स्थानांतरण, जबकि नीति कहती है कि सरहदी इलाकों के यहाँ के शिक्षकों को बाहर ना भेजा जाए, अपितु बाहर से यहाँ लाया जाए। लेकिन स्थिति अलग है, यहाँ से आते तो नगण्य है, लेकिन यहाँ से स्थानांतरण करवाकर राजनीतिक कारणों से, वोट बैंक के चलते बाहर जो है थोक के भाव में स्थानांतरण किए जा रहे हैं। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक खबर अजमेर से, जामोला में दूसरे दिन एक भी छात्र स्कूल नहीं पहुंचा। दूसरे दिन भी छात्रों का स्कूल के बाहर प्रदर्शन जारी है। स्कूल के बाहर टेंट लगाकर ग्रामीण और छात्र धरने पर बैठे हैं। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग कर रहे। मांग पूरी नहीं होने तक छात्र स्कूल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, लगातार प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अलग अलग स्कूलों के अंदर बच्चे ताला लगाकर शिक्षक के तबादले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि तबादला जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे शिक्षक जिनका तबादला होता है वो बच्चों को जाकर क्यों नहीं समझाते कि जो दूसरा शिक्षक आएगा वो उन्हें पढ़ाएगा? देखिए, अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में जो लगातार दूसरे दिन स्कूल में तालेबंदी हुई है, ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक लहजे से जो स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण हुआ है और जिस अध्यापक का यहाँ से तबादला हुआ है उसके स्थान पर दूसरे अध्यापक ने यहाँ पर पदभार ग्रहण भी कर लिया है। लेकिन व्यक्ति विशेष शिक्षक के मांग को लेकर जो है ये पूरा आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर लगातार कल जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच में वार्ता भी हुई थी, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही और ग्रामीण और विद्यार्थी इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जिस शिक्षक का तबादला यहाँ से किया गया है उसी शिक्षक को वापस लाया जाए। लेकिन ये काफी समझाने के प्रयास किए गए विद्यार्थियों को भी, ग्रामीणों को भी, कि स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और कभी न कभी स्थानांतरण होगा। लेकिन जो ग्रामीण और विद्यार्थी है वो इस चीज को समझ नहीं रहे और लगातार दूसरे दिन स्कूल पर तालेबंदी कर दी और स्कूल के बाहर टेंट लगाकर जो ग्रामीणों का धरना था उस धरने में आज विद्यार्थी शामिल हुए। तो कहीं ना अभिजीत जी अभिजीत, क्या ऐसे में ऐसे शिक्षक का नैतिक उत्तरदायित्व नहीं बनता कि बच्चों के बीच में जाके समझाए उन्हें? बनता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है ये शिक्षण प्रणाली पर एक तरीके का सवालिया निशान खड़ा करने वाली है। जिस शिक्षक का तबादला हुआ है उसने भी अपनी नई पोस्टिंग प्लेस पर ज्वाइन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उसने ज्वाइन नहीं किया है और ये पूरा एजुकेशन हो रहा है। लेकिन अब समस्या ये है, जिस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कल वार्ता भी हुई, वार्ता भी नजर आ रही, आज वापस से शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है समझाइश के प्रयास। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कैंटर ने 4 वाहनों को टक्कर मारी। 3 पिकअप और 1 ब्रेजा कार को टक्कर मारी। पिकअप चालक की मौत हो गई, खलासी घायल हुआ है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। हाईवे स्थित दूध डेयरी के पास की घटना बताई जा रही है। कोटपुतली में यह हादसा जहां पर एक कैंटर ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। 3 गाड़ियां थी और 3 पिकअप और 1 कार को टक्कर लगी। इसमें पिकअप चालक की मौत हो गई है। कोटपुतली जयपुर में यह हादसा। जैसलमेर में वन विभाग की कार्रवाई।
सांडा का मांस पका रहे 2 आरोपी वन विभाग के हत्थे चढ़ गए। आरोपी मोहननाथ और पदमनाथ को गिरफ्तार किया गया। सांडा का शिकार के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने 3 सांडों का शिकार किया था। वन विभाग की टीम ने तेजुआ गांव के पास कार्रवाई की। वन्यजीव प्रेमी ने वन विभाग को इस शिकार की सूचना दी। जैसलमेर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग के हत्थे चढ़े हैं। इन लोगों ने सांडे का शिकार किया, फिर उसे पकाने की कवायद में ये वन विभाग के हत्थे चढ़ गए। तेजुआ गांव है जहां पर यह कार्रवाई की गई है। भीलवाड़ा में युवक को सिर कलम की धमकी धर्म परिवर्तन के लिए मिली। युवक के मकान में धमकी भरा पत्र मिला। धमकी के बाद दहशत में युवक का पूरा परिवार है। सुभाष नगर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवा दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नाम का व्यक्ति है जो सुभाष नगर थाना सर्किल में रहता है। उसने कल थाने पे उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मुझे मेरे घर के पोर्च में एक पत्र मिला जिसमें धमकी दी गई कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आपको पैसे दिए जाएंगे, प्रलोभन दिया गया। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सर कलम करने की धमकी दी गई, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उसको हमारे द्वारा गार्ड उपलब्ध करा दी गई है और वो हम निरंतर सुरक्षा घेरे में। तो ये मामला भीलवाड़ा से जुड़ा है। एक परिवार का आरोप है और इसी खबर पर भीलवाड़ा में राहुल कौशिक से बात करते हैं। राहुल, क्या पुलिस के हत्थे वो शख्स चढ़ा जिसने पत्र लिखा था, सिर कलम की धमकी दी गई थी? दरअसल पूरा मामला था क्या? ये पुणे में रहने वाला बैंक व्यवसायी है जो अपने पिता की तबीयत खराब होने के बाद भीलवाड़ा आया था और वो भीलवाड़ा रह रहा था और उसके घर के पोर्च में, जो कि उसका घर का बरामदा है, वहां पे एक पत्र छोड़ा गया था और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसका सर कलम किया जाएगा, ऐसा भी उस पत्र में लिखा हुआ है। और अगर धर्म कलम करता है, धर्म परिवर्तन करता है तो उसको पैसे का लालच भी दिया गया था। जब ये पत्र उसको विजय नाम के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको मिला तो वो भयभीत हो गया, उसका परिवार पूरा भयभीत हो गया। उसके बाद वो सुभाष नगर थाना गए और सुभाष नगर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो सुभाष नगर थाना के थाना अधिकारी है नंदलाल रेणवा, उन्होंने पूरी जांच करते हुए इस मामले में जांच करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके घर पे पुलिस प्रोटेक्शन भी लगा दी गई है। वहीं जो भी रिसेंट अपडेट है, उसका जो पत्र था वो हमारे सामने आ चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पुलिस है वो अपने अलग अलग एंगलों से इस पे काम कर रही है। वहाँ के आसपास की जो लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है लोगों की, और वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उनको पुलिस द्वारा लगातार खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो सके। जी राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात सिरोही की, जहां पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को महाराष्ट्र गुजरात में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों के चंगुल से भागकर आई एक पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि गुजरात की एक गैंग आदिवासी क्षेत्र से नाबालिग लड़कियों को बेला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और इन लड़कियों को अलग अलग लोगों को बेच देते हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने गिरोह के सदस्यों के ठिकानों पर दबिश देकर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 2 कंप्लेंट्स आई थी कि नाबालिग लड़कियों को, जो ट्राइबल्स हैं, उन लड़कियों को बहला फुसला के लेके जा रहे हैं। इन कंप्लेंट्स के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान स्वयं सीओ पिंडवाड़ा जेटू सिंह कर रहे थे। उसमें जब इन्होंने उस मुकदमे का गहनता से अनुसंधान किया तो ये बात सामने आई कि एक वनराज करके व्यक्ति है, वो और उसकी बीवी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं जो नाबालिग लड़कियों को ले जाके आगे गुजरात में भेज देते हैं। करौली में बनास नदी पर बनी पुलिया टूटी। सपोट्रा के हाड़ौती और भूरी पहाड़ी के बीच ये बनास नदी बहती है। 1 दशक पहले बनास नदी पर यह पुलिया बनी थी। पानी के बहाव के दौरान करीब 100 मीटर पुलिया क्षतिग्रस्त हुई। दोनों जिलों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क पर यह पुलिया बनी हुई थी। लगभग 10 साल पहले इस पुलिया को बनाया गया था। 100 मीटर पुलिया अब डैमेज हो चुकी है। ऐसे में
लोगों को खासी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहां पर टूटा है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश और पानी की चादर चलते रहने की वजह से प्रदेश के कई पुलियाओं को नुकसान पहुंचा है और इसी में करौली का यह पुलिया। बनास नदी जो दो इलाकों के बीच में बहती है, इसे 10 साल पहले इस पुलिया को बनाया गया था। ये पूरा हिस्सा टूटकर अलग हुआ है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है एक बड़ा हिस्सा इस पुलिया का टूट चुका है। लगातार बारिश हुई जिसकी वजह से प्रदेश के कई पुलियों को नुकसान पहुंचा है। अब प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है? देखिए, जिस तरह से तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, पुलिया क्षतिग्रस्त होने से जो आवागमन में पूरी तरह बाधित हुआ है। ये सवाई माधोपुर और करौली को जिले को जोड़ने वाली प्रमुख पुलिया है जो सपोटरा के पास पूरी पहाड़ी पर स्थित है। और इस पुलिया की टूटने की सूचना के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और निरीक्षण के साथ ही पीडब्ल्यूडी का कहना है कि जैसे ही पानी उतरेगा इसकी मरम्मत के प्रयास किए जाएंगे। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पानी रुकने का इंतजार किया जा रहा है। पानी रुकेगा, पानी का बहाव कम होगा, इसके बाद इस कंस्ट्रक्शन को फिर से चालू किया जा सकता है क्योंकि पानी अभी भी पुलिया के ऊपर से बह रहा है जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि ये जो पुलिया टूटा है इसकी वजह से जो मुख्य पुलिया है इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतना चाहिए इस पुलिया को पार करते समय। ये संवैधानिक दर्जा देने से पिछड़ा वर्ग को आज लाभ हो रहा है। इतना ही नहीं, जहां बीजेपी गैर शासित राज्यों में सरकार है, ये मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना हम जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव जाएंगे और घर-घर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। अब बीजेपी की इस कवायद का गणित समझिए। ओबीसी राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 53% आबादी ओबीसी की है। राज्य की विधानसभा में 60 से ज्यादा विधायक ओबीसी से ही चुनकर आते हैं। ओबीसी वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए तो ये किसी भी पार्टी की सरकार बना सकता है और किसी भी दल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार किया है और सूबे में इसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से करने जा रहे हैं। बीजेपी भलीभांति जानती है कि ओबीसी की जातियों का साथ मिले बगैर उसकी सत्ता में वापसी आसान नहीं है। लिहाजा मारवाड़ के एक कोने में किसान सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्य समिति की और अब बात कोटा की, जहां 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोटा के दरिंदे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उद्योगनगर थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में 3 दिन बाद भी आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। हैरानी की बात यह है कि अब तक ना तो बच्ची का मेडिकल करवाया गया है और ना ही बयान दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि बदमाश बेखौफ होकर इस इलाके से गुजरते हैं और इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इस घटना को लेकर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे अपराधियों में भय होगा और पुलिस पर आम जन का विश्वास बढ़ पाएगा। तो रोहित और ना कार लेकर आ जाते हैं, कार लेकर आते हैं ना तो फिर शीला बैठ जाती कार में
और मैं घर जाने की बोलती हूँ ना तो राजा चांट लगा के बिठा लेता है कि बैठ जा। तो फिर ना गाड़ी पैक कर देते ताकि आवाज़ नहीं जा सकती। फिर ले जाके बूंदी रोड त्रिकुटा मंदिर के यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। फिर शीला तो पी लेती है पूरी बियर पी के रहती है और फिर मुझे भी मार के बियर पिलाते हैं। तो मैं तो नहीं पीती बियर, फिर मैं बाहर बैठी रहती हूँ। तो राजा दोबारा मार के अंदर ले जाता है रूम में। 31 तारीख को जो है उद्योगनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसमें एक नाबालिग बच्चे की ने रिपोर्ट दी है और जिसमें कुछ नामजद अपराधियों के खिलाफ उसने सामूहिक बलात्कार की बात कही है अलग अलग जगह पे। मुकदमे में अनुसंधान किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। कोचिंग नगरी में एक बार फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। 16 वर्षीय बालिका के साथ करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शहर के अलग अलग इलाकों में ले जाकर कई दिनों तक बालिका के साथ वारदात की। फिलहाल इस मामले में आरोपी 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वही परिजनों का आरोप है कि मामला दर्ज करवाने के बाद भी आरोपी घर आकर धमकी दे रहे हैं और फिलहाल पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए। और ये खबर बीकानेर के डूंगरगढ़ से है। आड़सर गांव में छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया। स्कूल के सामने धरना लगाकर 800 छात्र छात्रा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के 5 शिक्षकों का तबादला होने के बाद शिक्षा पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। डूंगरगढ़ के आड़सर गांव में सरकारी स्कूल है। इस सरकारी स्कूल पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 800 के करीब बताई जा रही है। यहां पर कई शिक्षकों के तबादले हुए हैं और इसी तबादले के चलते बच्चे यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तबादला निरस्त करवाने की मांग को लेकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया है। आड़सर गांव जहां पर बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर के डूंगरगढ़ आड़सर गांव में ये प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कई शिक्षकों का तबादला इस स्कूल से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर बच्चे ताला लगाकर गांव वालों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर बच्चों की तादाद लगभग 800 के करीब बताई जा रही है। विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, इस प्रदर्शन का कारण शिक्षकों का तबादला है या शिक्षकों की कमी? जी देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसमें जो है वो शिक्षकों के तबादले के साथ साथ शिक्षकों की कमी को लेकर जो है वो स्कूलों पर तालाबंदी और जो छात्र हैं वो धरना कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर अभी बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के आड़सर गांव में देखने को मिल रही है, जहां से जो है वो 5 शिक्षकों का तबादला यहां से हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो पूरी शिक्षण व्यवस्था छात्रों का आरोप है कि प्रभावित हो गई है। तो कहीं ना कहीं तबादलों के चलते जो शिक्षकों की कमी हुई है उसी का ये रोष है और बड़ी संख्या में करीब 800 के करीब इन छात्रों की संख्या बताई जा रही है जो स्कूल के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग यही है कि इनकी स्कूल में जो है वो शिक्षकों को लगाया जाए, क्योंकि एक साथ इतने शिक्षकों के चले जाने से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी चलती है, ऐसे में 5 शिक्षकों के एक साथ तबादला हो जाने की वजह से जो है वो शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। जी विक्रम, क्या शिक्षा अधिकारी या शिक्षा से जुड़ा कोई कर्मचारी इनसे बात करने के लिए पहुंचा है? क्योंकि बच्चों की तादाद अच्छी खासी है, 5 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया, स्कूल पर ताला लग गया है, ऐसे में बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जो डूंगरगढ़ में जो शिक्षा अधिकारी का एक ऑफिस है वहां से अब अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अधिकारी यहाँ बात करने या समझाइश करने आएगा, क्योंकि अधिकारियों का भी ये साफ कहना है कि ये एक प्रक्रिया है और जिस प्रक्रिया के तहत जो है वो शिक्षकों के तबादले किए जाते हैं, तो ये बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। ट्रांसफर्स के बाद के लगातार एक के बाद एक गाँवों में या शहरों की बात कर लें तो वहां पर भी इस तरह का रोष देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है समझाइश के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से जो शिक्षण व्यवस्था जो इन स्कूलों की, क्योंकि धरने प्रदर्शनों के चलते बाधित होती है, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अब इस पर एक्शन लेंगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अब बात चूरू की, जहां सादुलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। घटना बस स्टैंड के समीप स्थित एक निजी अस्पताल की है। दरअसल कल शाम को करंट लगने के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि सही तरीके से इलाज नहीं होने के कारण महिला की मौत हुई है। तो चूरू के सादुलपुर में अस्पताल के बाहर ये लोग इकट्ठा हैं और एक मरीज की इलाज के दौरान मौत होने पर इनका आरोप है कि डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया। हालांकि बीच बचाव के लिए पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामला शांत करवाया। अस्पताल के बाहर परिजनों का ये विरोध प्रदर्शन है। सादुलपुर की ये तस्वीरें जो कि चूरू जिले में आता है। परिवार के लोग बाहर इकट्ठा हो गए। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती थी, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो गई। हालांकि यह जांच का विषय है। बैठक ओबीसी पर पार्टी का पूरा फोकस है और अब बड़ी जातियों के साथ साथ छोटी जातियों को भी साथ लेने की पूरी तैयारी है, ताकि पार्टी की सत्ता में वापसी के रास्ते मुश्किल ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। क्या बीती होगी, चाहे रेप हो गया, बाद में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो ये इस प्रकार की सीबीआई को कह दिया, हमने भी सीबीआई ने कर लिया। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, सच्चे के आधार निभाएं। हम कुछ चाहेंगे विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। रेप के आंकड़ों पर हमलावर विपक्ष का सामना करने के लिए सूबे के मुखिया सिर्फ सिपह सालारों के भरोसे नहीं है, बल्कि खुद भी कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पुलिस की पीठ थपथपाते हुए शुक्रवार को उसके काम की सराहना की और कहा कि राज्य में अपराध दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो राज्य में अपराध और दुष्कर्म के मामले बढ़ने की अफवाहें फैलाते हैं। माहौल बदल रहा, थानों के अंदर भी कंपल्सरी एफआईआर करना बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। अब एक बार तो उसका एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको एक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में उसके सीओ है या एडिशनल एसपी या एसपी है, वो पूरा ट्रैकिंग कर सकता है। ये क्रांतिकारी कदम देश के हर राज्य में होने चाहिए। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, एफआईआर के स्टेज पर आप मना नहीं कर सकते हो। हमने जो सरकार बनते ही फैसला किया, तब भी मैंने कह दिया था कि इससे नंबर बढ़ेंगे, परंतु हर आदमी को जिंदगी में लगेगा भाई मैंने कम से कम अपनी बात जाके थाने में लिखा दी है। पहले वो लिखा नहीं पाता था, तो जिंदगी भर उसको अफसोस होता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे बच्चों के साथ, बच्चे के साथ अन्याय हुआ, और ऐसी स्थिति है देश के अंदर कि मैं अपनी बात भी पुलिस को जाके नहीं कह सकता। सीएम गहलोत ने थानों में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य करने की राज्य सरकार के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि हमारे कई नेता ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही मैंने कह दिया था कि इससे नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन हर आदमी को जिंदगी में कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी ही कि उसने अपनी बात थाने में जाकर लिखा दी। महिला अत्याचार से जुड़े झूठे मामलों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि महिलाओं से अपराध के आधे से ज्यादा यानी 56% मामले तो झूठे होते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे मामले दर्ज करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर फिर भी रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिक और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।